जैसी कि सूचना में नहीं है कि हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय कुलपति महोदय 10 मिनटों में ही हमारे परिसर में पहुंचने वाले हैं। तत्पश्चात हमारे उद्घाटन सत्र की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। उधर होता और भारतीय अर्थव्यवस्था बदलते प्रभाव एवं चुनौतियां सहित कॉलेज के लिए सर कॉलेज सजा के रखा सर। इस 2 दिवसीय क्लास ठीक से होता है सेमिनार का कॉलेज उद्घाटन सत्र क्लास हमारे सेमिनार आयोजन समिति के जो सदस्यगण हैं उनसे आग्रह है कि जो अतिथि हमारे सेमिनार में भाग लेने के लिए हमारे परिसर में पहुंच रहे हैं उनको भी ससम्मान सेमिनार हॉल में बैठाने का कष्ट करें। इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकों से आग्रह है कि मुख्य आयोजक होने के नाते इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के शिक्षकों की जिम्मेदारी मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें कपूर दे दिए हैं प्रिंट पत्र कपूर माननीय प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली हमारे इस हॉल में पधार चुके हैं। मैं अपने आयोजन समिति की तरफ से और पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य वक्ता हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर DM दिवाकर AN सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना हमारे सत्र बस शुरू ही होने वाला है। सर से आग्रह है कि मंचासी करें सजदा बाबू नहीं करनी है। महाविद्यालय की जो छात्राएं यहाँ हैं वो बात नहीं करेंगी आपस में। माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो पूरा देश अवाक हो गया। इस घोषणा के बाद देश के आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। मिला उसकी गहन समीक्षा करने की जरूरत के मद्देनजर यह सेमिनार आयोजित किया गया है। वर्तमान विमुद्रीकरण ने न सिर्फ भारतीय परिदृश्य पर प्रभाव डाला बल्कि अर्थव्यवस्था के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां भी खड़ा किया है। ऐसे ही यक्ष प्रश्नों का जवाब खोजने का एक प्रयास है आज का यह सेमिनार। इसके बाद हमारा उद्घाटन दीप प्रज्वलन और हमारे संस्थापक आदरणीय अनु बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ होगा। दीप द्वारा दीप प्रज्वलित करके सेमिनार का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम दीप
प्रज्वलन के बाद हमारे महाविद्यालय के संस्थापक इस त्रिवेणीगंज क्षेत्र जिनके नाम से जाना जाता है, उतार लीजिए। बिहार के राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखने वाले आदरणीय अनु बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे हमारे मंचासीन अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, साथ ही हमारे अन्य मंचासीन हमारे अतिथिगण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे बीच हमारे महाविद्यालय शासी निकाय के सदस्य और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी श्री विनय कुमार सिंह और हमारे अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी श्री जितेंद्र कुमार, भारतीय पुलिस सेवा, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय RKP रमन, डॉक्टर माधवेंद्र झा अनुभव के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए हमारे महाविद्यालय के अन्य शिक्षक, सभी शिक्षक, आदरणीय हमारे प्राचार्य, आदरणीय नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सर संगीत के प्रोफेसर सत्यनारायण जी, आप स्वागत गान के लिए अपनी छात्राओं को यहाँ उपस्थित करेंगे। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दीप दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दीप दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप आए, आप आए, आप आए, आप आए, आप आए, हमें एक निधि मिल गई, दीप दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दीप दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप आए, आप आए, आप आए, कई पुण्य जन्मों का है दिन, करो दिन ये नगमों का है, दीप दर्शन करो दिन ये नगमों का है।
कली खिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई, दीप दर्शन से दिल की कली खिल गई, आप आए, आप आए, आप आए। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। यह थी सरस्वती कुमारी, हमारे महाविद्यालय के BA 3rd पार्ट की छात्रा। इसके बाद हम अतिथियों का स्वागत बुके और अंगवस्त्रम दे के करेंगे। साथ ही बैज भी इसी समय हम अपने मंचासीन अतिथियों को बैज लगाएंगे, अंगवस्त्र प्रदान करेंगे। प्राचार्य डॉक्टर देवदेव प्रसाद यादव के द्वारा बैज लगाते हुए बैज लगाकर हम अपने उद्घाटनकर्ता माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय को स्वागत करते हुए हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर देवदेव प्रसाद यादव पहले साउंड दीजिए प्रिंसिपल उसको उधर से ही खोल के बोल दीजिए, खोल के रखेगा। जो भी अंगवस्त्र है उसको वहीं खोल के रख लीजिए। सुरेंद्र, अंगवस्त्र जो भी शॉल है उसको वहीं पॉलिसी के बाहर पीछे में फाड़ दीजिए, तो भी वहीं खोल के सीधा करके रखिए। हल्का ऊपर सका। सभी बुके और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रतिकुलपति करेंगे, हमारे महाविद्यालय के वरीय शिक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश कुमार से आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि मान स्वागत करेंगे। प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा, प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। फोटो एक रहल छै बढ़िया सुरेश हो, बढ़िया। डॉक्टर सुरेश कुमार माननीय प्रतिकुलपति महोदय को अनुरोध प्रदान करते हुए धन्यवाद डॉक्टर सुरेश कुमार। इसके बाद प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर DM दिवाकर को बैज लगाएंगे। जानकारी के लिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर DM दिवाकर न सिर्फ बिहार के बल्कि इस देश के बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनका पदार्पण हमारे महाविद्यालय और हमारे आयोजन समिति के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत ही अल्प समय में सोशल मीडिया के द्वारा मैंने उनसे निवेदन किया, प्रोफेसर DM इकोनॉमिक्स अरुण कुमार, डॉक्टर सुजीत नारायण यादव हमारे डीन सोशल साइंस DN मंडल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर शिवमुनि यादव को
हमारे महाविद्यालय के फिजिक्स के शिक्षक डॉक्टर सुनील नारायण यादव अंग वस्त्र प्रदान करते हुए इसके बाद पीजी इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर इसके बाद हमारे आयोजन समिति के सदस्य बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार, हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री जितेंद्र कुमार ITS को बैच लगाते हुए मदन मोहन यादव डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, हमारे जियोग्राफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रदीप प्रकाश, हमारे मंच पे उपस्थित पूर्व प्रधानाचार्य कॉलेज प्रोफेसर कृष्णानंद यादव को, प्रोफेसर सैदा हमारे महाविद्यालय के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय प्राचार्य संघ के अध्यक्ष, विद्यालय के सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार बैच लगाते हुए अफरोज आलम उर्दू के हमारे महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बैच लगाकर उनका स्वागत करेंगे। अफरोज हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव को बैच लगाएंगे। हाँ सर, क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे बीच हमारे समाया है जब से तुम नजरों में मेरी, इधर देखता हूँ हमारे अब उधर देखिए, हमारे बीच संबद्ध महाविद्यालय संघ के प्रांतीय सचिव करन्ना महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर माधवेंद्र झा को बैच लगाकर और बुके प्रदान कर उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा श्री माधवेंद्र झा को बुके और अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत कर रहे हैं। बुके प्रदान कर रहे हैं प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा। सुरेंद्र कुमार ठंडा छियो हाथ और काम हाँ हमारे बीच
रुकिए ना, पहले साल दिन हमारे प्रधानाचार्य को अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं श्री सुरेंद्र कुमार। उल्टा कीजिए, इधर कीजिए। बुके प्रदान सर इधर उधर होने दी एक बात तभी हम अपने प्रधानाचार्य का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद हमारे मीडिया के जो बंधु यहाँ उपस्थित हैं उनको हमारे मंचासीन अतिथियों और प्रतिभागियों के स्वागत भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव, प्रधानाचार्य अनुप्लाल यादव महाविद्यालय। आपका स्वागत है। फोटो महाविद्यालय के सेमिनार के आयोजन समिति अरविंद कुमार जी का मैं स्वयं व्यास और अनुपस्थित से इनका स्वागत करना चाहते हैं। जी बाकी तो फटाफट लग यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज के अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में आप सभी मंचासीन अतिथियों सेमिनार के प्रतिभागियों का मैं इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। समाजवाद के स्तंभ अनुपलाल यादव के नाम पर स्थापित इस महाविद्यालय परिवार के लिए स्वर्णिम अवसर है। मैं सेमिनार के उद्घाटन करता भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय का स्वागत करता हूं। माननीय कुलपति महोदय के कृपापूर्ण निर्देश में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिवेश में निरंतर प्रगति होती रही है। इसी कड़ी में माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। मैं माननीय प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली सेमिनार के मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूं। आपने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि को गति प्रदान किया है। मैं इस सेमिनार के विशिष्ट अतिथि होता हूं। आप अर्थशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं। इस सेमिनार के फोकल थीम पर आपके की नोट एड्रेस से हमें
विमुद्रीकरण के सकारे में सेमिनार के सफल आयोजन हेतु प्रोत्साहित करते रहे हैं। मैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष फोकल थीम का निर्धारण किया गया है। मैं महाविद्यालय को शासी निकाय के बैठकों में मिलता रहा है। मैं स्वागत करता हूं अपने जांबाज IPS DSP साहब का, जिन्होंने आपके मार्गदर्शन में महाविद्यालय का वर्तमान स्वरूप निखर कर आया है। मैं स्वागत करता हूं अर्थशास्त्र के प्रख्यात विद्वान सैदा बाबू का, इन्होंने आयोजन समिति में इस सेमिनार में उपस्थित होकर के हम लोगों का मनोबल को बढ़ाया है। मैं स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय से आए हुए अन्य पदाधिकारीगण का। मैं स्वागत करता हूं विभिन्न महाविद्यालय के प्राचार्य, हमारे मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार का, जिन्होंने सेमिनार आभार व्यक्त करता हूं श्री माधवेंद्र झा जी का। मैं आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से, आप दोनों के सहयोग से सेमिनार को एक अच्छा स्वरूप दे सका है। और मैं स्वागत करता हूं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके लेखनी और छायांकन से इस राष्ट्रीय सेमिनार के विषय वस्तु का प्रसार होगा। अंत में मैं इस राष्ट्रीय सेमिनार में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सहयोग करने वाले आप सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय बीएन मंडल विश्वविद्यालय, जय अनुपलाल यादव विश्वविद्यालय महाविद्यालय, जय। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा कार्यक्रम है स्मारिका विमोचन का। अशोक कुमार जी स्मारिका विमोचन, शर्मा जी सहयोग। स्मारिका विमोचन स्मारिका विमोचन का हमारा कार्यक्रम है। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा हमारे आयोजन समिति के द्वारा प्रकाशित की गई स्मारिका का विमोचन हमारे उद्घाटनकर्ता एवं हमारे बढ़ जाओ, तुम उधर जाकर खड़ा कोई नहीं रहेगा। कोई खड़े नहीं रहेंगे सब, सारे लोग बैठ जाइए। हमारे उद्घाटनकर्ता महोदय का संबोधन शुरू हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम अनुपलाल यादव महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उस महान पुरुष जिन्होंने जो है इस महाविद्यालय का जन्म दिया, जिनके नाम से ये महाविद्यालय आज भी है, और एक समाज सेवक और हमारे लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं, श्री अनुपलाल यादव जी को। आज के इस उपलक्ष्य में, इस सेमिनार में आए हुए मंच पर मंचासीन बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलपति महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं प्रोफेसर फारूक अली जी। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं प्रोफेसर DM दिवाकर जी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं।
ही इज़ ए रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, भारतीय स्तर के सभी लोग जानते हैं इनको। हमारे बीच उपस्थित हैं इस इलाके के पुलिस के प्रशासक श्री जितेंद्र कुमार जी IPS जो हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं SDO साहब विनय कुमार जी, इस कॉलेज के प्राचार्य श्री जयदेव प्रसाद यादव जी, उपस्थित मंच पर मंचासीन श्री अशोक कुमार जी जो मधेपुरा कॉलेज के प्राचार्य हैं। हमारे बीच इस मंच पर अन्य अतिथिगण भी उपस्थित हैं। इस प्रशाल में उपस्थित कई लोगों को मैं जानता हूं, उनमें एक माधवेंद्र जी हैं, बड़े कर्मठ प्राचार्य हैं, एक कॉलेज को चला रहे हैं कर्मा में, जिस कॉलेज का नेक के द्वारा एक्रीडेशन भी हुआ है। और उसी तरह दूसरा कॉलेज एक और है जो कि अशोक बाबू जो कि मधेपुरा कॉलेज के प्राचार्य हैं, उसका भी नेक से एक्रीडेशन हुआ है। और यह तीसरा कॉलेज है जिसे मैं देख रहा हूं जब से मैं यहाँ आया हूँ इस विश्वविद्यालय में। और मेरी हमेशा ये इच्छा रही कि अब किसी कॉलेज का एक्रीडेशन होना है एफिलिएटेड कॉलेज का, तो वह कॉलेज हमारा अनुपलाल यादव कॉलेज ही है। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स और मुख्य दो ऐसे अतिथि भी मंच पर मंचासीन हैं जो हमारे BN मंडल यूनिवर्सिटी के 2 सितारे के रूप में मैं उन्हें मानता हूँ। एक है डॉक्टर शिवमुनि यादव जी जो कि अभी सोशल साइंस के डीन भी हैं, और दूसरे प्रोफेसर KP रमन साहब, RKP रमन साहब जो कि इकोनॉमिक्स के हेड भी हैं। यहाँ उपस्थित सारे छात्राएं ही अधिक नज़र आ रही हैं, छात्र कम नज़र आ रहे हैं, फिर भी छात्र एवं छात्राओं एवं मीडिया के बंधुगण, आज का जो विषय का चयन किया गया है इस महाविद्यालय के द्वारा या आयोजन कर्ता के द्वारा, मैं समझता हूं कि आज के समय यह बहुत सामयिक है। आपको पता होगा कि विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ था, 1969 में भी हुआ था, 1978 में भी हुआ था, 2005 में भी हुआ था। लेकिन 2016 के 8 नवंबर को जो किया गया डिमोनेटाइजेशन अपने आप में एक अभूतपूर्व एक डिसीजन था, एक निर्णय था जो पूरे भारतवर्ष को हिला दिया। लोगों को समझ में नहीं आई कि रात को एक बार की ऐसा क्यों निर्णय लिया गया कि 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। लोगों में चिंता का विषय हो गया। अपने अपने ढंग से अर्थशास्त्री अपने अपने ढंग से इसे देखने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और सरकार से जब पूछा गया तो सरकार ने इसका जवाब ये दिया कि काले धन पर रोक, भ्रष्टाचार को रोक, तस्करी को रोक, नशाबंदी पर रोक, नशा को जो होता है उसको रोक कर लगाने के लिए, सारी विधायों को रोकने के लिए और देश को उन्नति के शिखर की ओर ले जाने के लिए यह एक डिसीजन, एक निर्णय लिया गया जो अपने आप में अभूतपूर्व है। तब से लेकर 2016 से लेकर अभी तक लगातार लोगों के मन में जितने भी अर्थशास्त्री हैं और जितने भी हमारे जानकार लोग हैं, अर्थ के बारे में जिनकी जानकारी थोड़ी बहुत भी है, तो हमेशा लोग प्रयास कर रहे हैं यह जानने के लिए क्या वह डिमोनेटाइजेशन सही था, क्या उसका इम्पैक्ट बिल्कुल सही आज भी हो रहा है कि वह एक गलत डिसीजन था। अभी भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे आपके सामने। और बाद में जब GST लगाया गया तो उसने भी और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को और मजबूत कर दिया। लेकिन जब तक इन चीज़ों को अंदरूनी तौर से नहीं देखा जाएगा तब तक इसका सही ढंग से विश्लेषण संभव नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कहा जाता है कि 14.2 लाख करोड़ रुपीस उसमें जो 500 का नोट थे, 1000 का नोट था, जिसको बंद कराया गया था। और उसमें आपको ये भी बताया सिर्फ 0.7% ही नोट जो है बैंक में वापस नहीं आ पाया और सारे नोट बैंक में वापस आ गए। उसके लिए काफ़ी समय सरकार ने दिया था कि जिनको वापस करना है वो वापस करें, और वापस करने के बावजूद भी करीबन 0.7% जो पुराने नोट थे वह बैंक में वापस नहीं हो पाए।
उसके बाद लगातार किया गया। आप जैसा जानते हैं कि फिर 500 के नोट आए और 2000 के नोट आए और उसके माध्यम से आज मार्केट में यह नोट जो है प्रचलित है। लेकिन इस पर मैं विशेष प्रकाश डालना नहीं चाहूँगा कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके चैलेंज क्या है और इससे क्या नुकसान है, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम होगा इसके बाद मैं लगातार जो डेलीगेट पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और ख़ास करके हमारे विशेष अतिथि जो प्रोफेसर DM दिवाकर जी है वो इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सबसे अधिक असर अगर पड़ा है तो कृषि क्षेत्र में पड़ा है। कृषि क्षेत्र में डिमोनेटाइजेशन जिसमें हुआ था उसमें एक अर्थशास्त्री कौशिक साहब भी थे, उन्होंने भी यह कहा था कि जितने दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही, करीब महीनों भर तक, उसमें पूरे देश में एक त्रासदी का पीरियड आ गया था। हमारे मजदूर बेकार हो गए थे, किसानों को जो है खेत में काम करना मुश्किल हो गया था। जो सर्विस करने वाले थे उनको अधिक समस्या नहीं थी, लेकिन व्यापार करने वाले किसान वर्ग और मजदूर वर्ग को उसमें काफ़ी समस्याएं हो रही थी। अगर इसे ध्यान से देखा जाए कि तो सरकार ने आखिर क्यों इस तरह का निर्णय लिया, अगर पूरे संसार में अगर देखें आप तो अगर विकास की दौर पर देखेंगे तो हर एक जगह डिजिटलाइजेशन का समय आ गया। आज यह प्लास्टिक मनी, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास वीसा कार्ड है, कई कार्ड है, और विदाउट कैश यू कैन परचेज एनीथिंग एनीवेयर in any place throughout the world. Meaning thereby, earlier what was the fact? Earlier the people are carrying the money with the pocket, और normally ये होता था लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग लेके मूव करते थे। आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज डिजिटलाइजेशन के उस दौर पर हम लोग खड़े हैं, उस स्टेज पर हम खड़े हैं कि कोई भी काम कैशलेस, बिना कैश का आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का यही लक्ष्य रहा होगा, जिसमें डिमोनेटाइजेशन की बात उठी होगी तो एक मुख्य लक्ष्य ये रहा पूरे देश को हम डिजिटलाइज करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया डिजिटलाइजेशन के पूरे देश में इसकी दौड़ इस तरह चली कि आज हर एक व्यक्ति घर बैठे पैसे को ट्रांसफ़र यहाँ से लेके अमेरिका कर सकता है, अमेरिका से ट्रांसफ़र यहाँ कर सकता है। कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ हम जो देख रहे हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, मैं समझता हूँ कि इट विल टेक सम मोर टाइम, जहाँ पर कि इसके और सुविधाएं और इसकी और अच्छाइयाँ हम सभी को नज़र आएगा। अभी तक हम लोग सब सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि समस्याएं जो हमारे सामने आ रही है, उसी समस्याओं को लेके राजनीतिक जो है वह भी उससे हमेशा जो है फोकस करता है कि इससे ये समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इससे क्या सुविधाएं हुई, क्या फायदे हुए, लोगों को क्या इससे जो है फायदा हुआ, इसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं। आज के तारीख में आप देख रहे हैं पेटीएम भी है, आप चाहें तो अपने मोबाइल से सारी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप सब्जी भी खरीद सकते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से आप दूध भी खरीद सकते हैं। कहीं भी आपको पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सारे इमीडिएट जो है फ़ायदे हैं डिमोनेटाइजेशन का, और एक लक्ष्य जो सरकार का था वो लक्ष्य वो धीरे धीरे सरकार पूरा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अधिक मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि और लोग बाग हैं, समय का भी कमी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के सेमिनार होने चाहिए, क्योंकि कोई भी बातें अगर पूरे देश में अगर उभरती है तो जनमानस के बीच में तब तक वह नहीं पहुँचेगी, तब तक वह प्रिंसिपल, वह सिद्धांत का महत्व कम हो जाता है। क्योंकि पूरे देश में सिर्फ शहर या जो उद्योगपति हैं उनके बीचों में ही बातें नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज के निचले तबके तक, नीचे दर्जे तक में रहने वाले लोगों के बीच में ये बातें पहुंचनी चाहिए। और यह तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह हम लोग कस्बे में इस तरह छोटा मोटा सेमिनार का आयोजन करें। और मैं बधाई देता हूं इस कॉलेज के प्रचारक को, पूरा आयोजनकर्ता को, जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मेंबर हैं, या यहाँ के स्टूडेंट को और यहाँ की जनता को जिन्होंने इनको मदद किया, हमारे जयदेव साहब को, और जो यह एक सेमिनार का आयोजन ये शुरू किए हैं। और यह एक अच्छी पहल है कि जिसके माध्यम से हम दुनिया में जो हो रहा है और हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक चर्चा का विषय है, उस चर्चा के विषय को हम जनमानस के बीच में लाएं। और यह बहुत अच्छी पहल है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सेमिनार का ओपन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये 2 दिन का सेमिनार जो चलेगा तो बिल्कुल सही माने में लोगों के बीच में संदेश जाएगा कि क्या यह डिमोनेटाइजेशन सही था,
क्या इसकी क्या विशेषताएं हैं और आज के दिन में भी क्या इसमें खामियां हैं, जिसके माध्यम से हम देश के कोने कोने में इस बातों को पहुंचा सकते हैं इस सेमिनार के माध्यम से। इसमें ये खामियां अभी भी हैं, जिससे सरकार भी अपना ध्यान इस ओर दे और समाज भी सोचे कि डिमोनेटाइजेशन जो किया गया यह सही है या गलत है। क्योंकि अभी भी हम लोग उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं और हमेशा उधेड़ बुन में इसलिए पड़े हुए हैं कि अपनी बातों को हम कम समझते हैं और सोचते हैं, दूसरे के बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। अगर अपने दिल पर हाथ रखकर देखें कि क्या यह सही स्टेप था, तो आपको लगेगा नहीं, बिल्कुल सही स्टेप था। कम से कम ये तो जरूर हुआ कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, पॉकेट में पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं है, एक कार्ड आपके पास है, वह भी अब सुरक्षित हो गया है, उसमें भी डिजिटलाइजेशन, उसमें भी चिप्स लग गए हैं, अब कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता है। आपके एटीएम कार्ड और पेटीएम से या वीसा कार्ड से या और किसी कार्ड से कोई दूसरा व्यक्ति पैसा निकाल भी नहीं सकता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये सुविधाएं उपलब्ध है और इस सुविधाओं के माध्यम से ही कोई देश विकास कर सकता है और हम विकास की ओर लगातार प्रयत्नशील हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके और अधिक फायदे दिखेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आयोजनकर्ताओं को और जो हमारे जितने भी यहाँ इसमें प्रतिभागी हैं, जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं या डेलीगेट्स हैं या मीडिया के बंधुगण हैं, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात से कि इस 2 दिवसीय सेमिनार को आप लोग सफल बनाने का प्रयास करें और मुझे उम्मीद है कि यह जरूर सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता महोदय का, जिन्होंने अत्यंत ही सारगर्भित भाषण, उद्घाटन भाषण के लिए बहुत ही व्यवहारिक तरीके से विमुद्रीकरण के बारे में अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत आभार माननीय कुलपति महोदय का। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सेमिनार का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वह होता है की नोट एड्रेस, जो हम सभी जानते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर DM दिवाकर AN सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना से चल के आए हैं, जो हमें की नोट एड्रेस करेंगे अर्थशास्त्र के बहुत। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटक इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शिवमुनि यादव जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव जी, इस महाविद्यालय के सचिव महोदय, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RKP रमन जी, हमारे अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी, अनुमंडलाधिकारी सदस्य शासी निकाय श्री विनय कुमार जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद यादव जी, माधवेंद्र जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर अरविंद कुमार राय जी, सभा में उपस्थित हमारे अकादमिक जगत के साथीगण, छात्र छात्राएं, मीडिया के प्रभारीगण, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके बीच इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला है कि भारत में कौन सी परिस्थिति आई जिसके कारण से डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो नोटबंदी लागू। जब शब्द कठिन हो जाते हैं तो आम जनता शब्द गढ़ लेते हैं।
उसी गढ़ने के क्रम में ये नोटबंदी आया। हम लोग डिमोनेटाइजेशन कहते थे, विमुद्रीकरण कहते थे। थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद हमारी आदत हो जाती है कि हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आम जनता में चीज़ें पहुँचे, इसके लिए जनता अपनी शब्द गढ़ लेती है जो सबको समझ में आने लगता है। तो इसलिए नोटबंदी सबसे अधिक प्रचलित हुआ, विमुद्रीकरण प्रचलन में नहीं आया, नोटबंदी प्रचलित हुआ। और ये नोटबंदी हुई, मैं आपको बताऊं कि वह दिन था, हम घर से लौट रहे थे, महात्मा गांधी सेतु पुल पर जाम लगा हुआ था। अचानक से रेडियो पर संवाद शुरू हुआ 8 नवंबर 2016 को 8 बजे कि आज से 500 और 1000 के जो मुद्रा है, नोट है, ये हमें उसके तरफ नज़र नहीं गया। मुझे लगा कि रेडियो में कुछ बात हो रही है। वहाँ से निकल के जब पटना शहर में आया तो हर एक एटीएम पर लंबी लंबी कतार दिखी, तो भी समझ में नहीं हुआ। लगा कि शायद कुछ छात्र आए हैं, उन लोगों की परीक्षा होगी, तो अपने लिए कुछ नई जगह पर आते हैं। ठीक कहा माननीय कुलपति महोदय ने कि अब लोग पैसा लेकर नहीं चलते, लेकिन ये विमुद्रीकरण के बाद नहीं हुआ है, पहले भी हम लोग पैसा लेकर नहीं चलते थे, उस पर बाद में आऊँगा। घर पहुँचा, टीवी खोला तो दिखा कि भाषण चल रहा था कि अब ये लीगल टेंडर नहीं रहा। अचानक से ऐसा हुआ, ये समझ में नहीं आया। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा बहुत अंदाज लगाता रहता हूँ चीज़ों को, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होगा, ऐसी परिस्थिति तो देश की नहीं थी। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, और जो लोग कतार में खड़े हैं वो देश के विकास के सेनानी हैं, वो योगदान दे रहे हैं। इसलिए सिर्फ सीमा पर ही देश का विकास नहीं होता है, आप जहाँ लगे हुए हैं वहाँ से भी होता है, और लोग इस भावना से उसमें लगे भी रहे। आखिर मुझे वैसे इंतज़ार रहा कि उस विकास के यात्रा में लगे हुए जो सेनानी शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा मिलता, वो नहीं मिला। ऐसा कुछ घोषणा भी नहीं हुई। वो एक पक्ष अलग है। हमारे किसान इंतजार करते रहे कि उनके फसल बिके तो कुछ पैसा मिलेगा, अपनी खेती के काम वो आगे बढ़ाएंगे, बीज लगाएंगे। इस बीच में कई जगह यह कहा जाने लगा, किसानों की तरफ से आवाज की बात हो रही थी, तो तय ये किया गया कि 30 दिसंबर तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, 31 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं पुराने नोट, और जो बाहर के लोग हैं, अनिवासी भारतीय हैं, वो 30 जून तक जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर आया, इस बीच में कई बदलाव हुए नोट मिलने के। जैसे पहले हुआ कि आपको सिर्फ 2000 के एक नोट मिलेंगे, उससे अधिक आप नहीं निकाल सकते बैंक से 2 दिन के बाद भी। फिर हुआ कि 2500 मिलेंगे, कि उसे नहीं पता लगा कि ऐसा क्यों। तो देश में जो एक स्वायत्त संस्था का जो स्वरूप था, वो संस्था उसको क्या करना चाहिए, सलाहकार की भूमिका उसकी थी। कहा जाता है हम लोगों को कि आरबीआई सरकार के सलाहकार के रूप में, और उसका एक और क्या करना चाहिए। अब यहाँ दिखा कि रिजर्व बैंक को पता नहीं, सरकार लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को पता नहीं कि क्या करना है। खबरें और भी कुछ आई, उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि अखबार में कुछ घंटे पहले कहा गया गवर्नर को कि आप इसको फॉर्मलाइज करके मीटिंग करके हमें प्रस्ताव दीजिए। जिस कैबिनेट के साथ देश चलता है, जिसके पास में कार्यकारी अधिकार है, उस कैबिनेट को अगर विश्वास में नहीं लिया गया तो किस संविधान का पालन हो रहा था। अगर हम कुछ लोगों के द्वारा, सेना के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर अगर निर्णय लिया गया जनता को, ये उन्होंने कहा था,
हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक मंच से उन शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। 50 दिन बीता, उम्मीद कर रहा था कि इस 50 दिन के बाद व्यवस्थाएं सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि देश का सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी ने हमसे वादा किया है। और अगर नहीं होगा तो कम से कम वो बताएंगे कि हम कहां तक पहुंचे, क्या प्रगति हुई, कहां प्रगति नहीं हुई, जिसके कारण से हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन उस दिन जब भाषण शुरू हुआ तो वो, और आज भी हम साक्षरता मिशन में कामयाब नहीं हैं। हमारे जो निरक्षरता दर है भयावह है, आज भी महिलाओं की निरक्षरता और भी ज्यादा है। तो जो प्राइमरी लिटरेसी का कैंपेन था, अगर हम वो कर लिए होते तो उसके बाद चिट्ठी का दौर चलता, उससे हमने छलांग लगाई और कहते सुने लोगों ने कि नहीं अब अक्षर सीखने की आवश्यकता नहीं है, गांव की महिलाएं अब मोबाइल पर बात कर लेती है अपने बाहर के लोगों से। और वही, अगर यह मोबाइल का संचार क्रांति हो गया है और इस संचार क्रांति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब साक्षरता की बात नहीं करनी है, अब डिजिटल लिटरेसी की बात करनी है। यह बात फिर मेरे पल्ले से बाहर है कि डिजिटल लिटरेसी प्राथमिक शिक्षा को रिप्लेस कैसे कर सकता है। इसी तरह से यदि आप अन्य मुद्दों को देखें, एक एक करके देखना चाहें, तो बड़ी उत्सुकता होगी कि हमारा समाज कहाँ गया, कहाँ जाना चाहिए था। एक अर्थशास्त्र की, एक मौद्रिक अर्थशास्त्र की एक किताब है, हम लोग इंटर और ग्रेजुएशन में पढ़ते थे उसको, अभी भी हम सबों को याद होगा। क्रॉथर की एक किताब है, एन आउटलाइन ऑफ मनी। मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। कविता की तरह हम लोग याद करते थे कि मुद्रा की 4 प्रमुख कार्य होते हैं। यह एक विनिमय का माध्यम है, दूसरा मनी इज ए मीडियम, फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर। दूसरा कि कोई किसी चीज का क्या दाम होना चाहिए वो तय करते हैं आप उससे। एक ही तरह की चीजें सबकी होगी तो उसका एक मानक होगा उसका। ऐसा नहीं होगा कि भारत का 1 रुपया मधेपुरा में 8 आना हो जाएगा और दिल्ली में 75 पैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो 1 रुपया ही रहेगा। और चौथा कि ये स्टोर का काम करता है, इसे आप रख सकते हैं आसानी से, ले जा सकते हैं आसानी से। जो आगे चल के और बढ़ा वो सिर्फ करेंसी नहीं रहा, साख मुद्रा भी आया हमारे बीच, प्रतिभूति भी आया, सर्टिफिकेट्स के रूप में आए, कई चीज आया। एनएसएस के सर्टिफिकेट्स हमारे बीच होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, बाद में एटीएम भी आया, एटीएम कार्ड। इससे पहले ट्रेवलर्स चेक हुआ करता था, हम लोग ट्रेवलर्स चेक से चलते थे। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होती जा रही थी और लोग इससे अपने आप को जोड़ रहे थे। हमें नहीं लगता कि एटीएम के लिए अलग से कोई ड्राइव लगा के ट्रेनिंग करने की सरकार को जरूरत पड़ी हो। धीरे धीरे तकनीकी आई, एटीएम के मशीन लगे, उत्सुकता भी बढ़ी, बैंक ने अपना काम शुरू किया और हम लोगों के बीच एटीएम आना शुरू हुआ, लोग लेने लगे थे। जो जो हमारी जागरूकता बढ़ती जा रही थी, एटीएम का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा था। ये बात दिगर है कि हमारे किसानों को डीजल के लिए, खेत सिंचाई के लिए डीजल शायद नहीं मिलता था, लेकिन इलाके में एटीएम चलाने के लिए डीजल का उपयोग होता। सोचना होगा ये कि वहां हमें एटीएम जरूरत था या हमारे लिए डीजल जरूरत था खेत की सिंचाई के लिए। वो विसंगति हमारी आज से नहीं रही है, आज़ादी के बाद से लगातार ये विसंगति रही है कि हमें क्या, हमारी प्राथमिकता है उसकी तरफ हम कम ध्यान दे रहे हैं, क्या तकनीकी रूप से हम छूट न जाएं, इस पर हम, इस होड़ में हम अधिक रहते हैं। और नतीजा निकलता है कि हम उत्पादन केंद्रित तकनीक की तरफ बढ़ते हैं, रोजगार केंद्रित तकनीक की तरफ हम नहीं जा पाते। तो हमारा उत्पादन तो बढ़ता है, हमारा हाथ बेकार होता चला जाता है।
हमारे हाथ में कुशलता के साथ हमारा रोजगार बढ़ता, इसके तरफ हम नहीं करते रहे हैं। और ये आज नहीं, शुरू से हम नहीं करते रहे। विदाउट कैबिनेट के कॉन्फिडेंस के डिसीजन का, विदाउट आरबीआई के कॉन्फिडेंस के डिसीजन का एक मजबूत नमूना हमारे सामने आया। डिसीजन हम ले सकते हैं। लोकतंत्र का क्या होगा इसकी चिंता नहीं है, डिसीजन हम ले सकते हैं। और अगर ऐसा कोई परिस्थिति बने जहां कैबिनेट पर विश्वास ना हो, संसद पर विश्वास ना हो और वो सरकार चल रही हो, हम किस लोकतंत्र में जी रहे थे, जरा इसको भी समझना होगा। बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन जब ये डिमोनेटाइजेशन के लिए जब हम देखते हैं तो जिस तरह से हमने कहा कि क्रॉथर को हम याद करते हैं, उसी तरह हम केन्स को भी याद करते हैं। केन्स के साथ भी जब चीज़ों को हम देखते हैं, उनके ट्रीटाइज मनी पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, अगर आप इस पूरे को देखें तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की क्या भूमिका होती है, एक्सपेंडिचर को कैसे रेगुलेट करें या कैसे बढ़ाएं, रोजगार का विस्तार कैसे हो, उद्योग कैसे ठीक से चले, इसका एक विस्तृत व्यापक विश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और संतुलन बनाने के लिए रोजगार की प्रमुखता का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड उसी से जनरेट होता है। आप बाजार में सामान खरीद सकते हैं, इसके लिए आपके जेब में पैसे होने चाहिए, और आपके जेब में पैसे हो इसके लिए आपके पास रोजगार होना चाहिए। और ये रोजगार, पैसे और बाजार की जो परिस्थिति बने, उसके बाद तकनीकी की बात होती है कि आपके पास, आप जहां जाएं वो तकनीकी आपके पास हो तो पैसा लेके नहीं चलना पड़ेगा। जाने के लिए अगर आप जा रहे हैं, वहां जाने में भारी लगेगा तो पैसा नहीं ले जाना पड़े तो आप क्रेडिट कार्ड ले जाएं, डेबिट कार्ड ले जाएं या फिर इंटरनेट बैंकिंग कर लें। लेकिन इस सब की पहली शर्त है कि आपके पास बैंक का अकाउंट हो, बैंक के अकाउंट में पैसा हो और पैसा निकालने की अहड़ता आपके पास हो कि आप वो पैसा निकाल सकते हैं, उतना आपके पास बैलेंस में हो। उसके लिए आपके, वो चाहे अंगूठा देने वाला हो या लिखने वाला हो या क्रेडिट कार्ड लेकर चलने वाला हो, कुछ अहड़ता हो आपके पास, पासबुक हो, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं, आरबीआई के रिपोर्ट भी और बाकी चीजों में भी, कि शहर में भी सबके पास अकाउंट आज भी नहीं है। ये जितना ड्राइव चला है जनधन का योजना का, उसके बाद गांव में तो नहीं था। जो है, अगर हम उसकी संख्या आपको बता दें सरसरी तौर पर ही, तो ये संख्या जो 17 और 18 में 2 साल में जो बंद हुए हैं, ये 28,546 है। ये 28,546 गांव की बैंक की शाखाएं बंद हुई है। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, हम वित्तीय समावेशन की बात कर रहे हैं। जरा इस तरह से यदि हम आगे चलते हैं, फिर हम दूसरा डिमोनेटाइजेशन, हमारे पास तो 10,000 की मुद्रा थी और वहां से हम ये 1938 में 10,000 के नोट चलाए गए थे और 46 में उसको बंद कर दिया गया। फिर आरबीआई ने 1,000, 5,000 और 10,000 के फिर से छापा 1954, और फिर उसको 1978 में डिमोनेटाइज कर दिया। उसके बाद 500 का 87 में और 1,000 का 2000 में ये नया करेंसी हमारे पास आया। तब से ये चल रहा था और 13 वर्ष बाद 1969 में उसने डिमोनेटाइज किया। अमेरिका से अधिक संपन्न हम रहे होंगे टेक्निकली, मशीन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए शायद हम तुरंत कर लिए, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ये तरीका तो आजमा नहीं सकते किसी चलते गाड़ी को देखें, लेकिन अगर कोई गाड़ी बस्ट कर जाता है रास्ते में तो उसका क्या फल होता है ये तो हम लोग जानते हैं। तो गोली लगने से बस्ट होता तो क्या होता, वो आगे फिर उसका अनुमान लगाया जा सकता था यदि हम उसको देखते। इतना ही नहीं है, छोड़िए अमेरिका, आ जाइए नजदीक की उनका क्या हासिल हुआ ये देखिए। घाना डिमोनेटाइज किया 1982 में, तुरंत रोल बैक करना पड़ा।
नहीं चला पाया। नाइजीरिया 1984 में किया तो कोलैप्स कर गया। म्यांमार 1987 में किया तो ऐसे विद्रोह और मारकाट मची, ह्यूज किलिंग, मैसेकर हुआ। सेना रिजर्व बैंक के नोट पर लिखा होता है कि आई ओ यू, जितना भी उस पर अमाउंट रहता है वो कहता है कि आई ओ यू, इतना रुपया हम धारक को अदा करने का वचन देते हैं। संविधानतः यदि आपने उस वचन को नहीं माना तो वो सरकार रहने लायक है क्या? कोई इतना रखा हुआ था हमारे इस काम पर, मैं ऐसे मौके पर हमको नहीं दिया। हम कल्चरल सेंस भी भूल गए। गंभीरता से सोचिए इस पर। आरबीआई की ऑटोनॉमी तो कंप्रोमाइज हुई ही। आ रहा हूं फ्यूचर पर। अगर सीमा हो और अमाउंट्स देख लीजिए, ये तो सिर्फ नंबर दिखा रहा है। अमाउंट्स देखिए, 2015-16 में 200 अरब का था फ्रॉड, 2016-17 में 250 अरब का, और 2017-18 में 450 अरब का। ये भ्रष्टाचार कम हुआ। यदि हम कह रहे थे कि बहुत जो थे हमारे पास नकली मुद्रा थी, तो आरबीआई की रिपोर्ट करती है कि 99.3% वापस आ गए। जो 0.7 नहीं आए उसमें भी जो अनिवासी भारतीय को आपने नहीं स्वीकार किया उनके पैसे, या हम में से जिनको आपने समय दिया था मार्च तक और दिसंबर में ही हमें मना कर दिया कि आप हमारा नहीं देंगे, कई ऐसे लोग बाद में रोते बिलखते रहे, उनका पैसा जमा नहीं हुआ। तो जो आरबीआई ने कहा था कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं,